हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में पढ़ रहे थे। बीएड फर्स्ट ईयर का जो है हमारा ये यूनिट सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिट सेकंड। और ये यूनिट सेकंड जो थे ये पेपर 2 की सेकंड यूनिट थी, जिसकी 2 क्लासेज हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने एनसीएफ 2005 के बारे में और मुदालियर आयोग जो कि 1952 में आया था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम शुरुआत करते हैं नए आयोग की। तो देखिए नया आयोग जो है क्या है आज का। आज हम बात करेंगे शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की। शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग। शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग की जो आवश्यकता है वो क्यों हमें पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से भारत को जो है शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए आयोग का गठन करना पड़ा, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मुदालियर आयोग जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, 2 मुख्य आयोग थे। ये जो आयोग है, इन आयोग के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए और उन सुझावों को भारत सरकार ने जो है लागू करने की कोशिश भी की। कुछ हद तक भारत सरकार ने उन सुझावों को लागू भी किया, लेकिन हम शिक्षा का वो स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाए जो हम लोग प्राप्त करना चाहते थे। और उन्हीं आयोग की कमियों को देखने के लिए, उनकी आयोग की कमियों को जांचने के लिए एक नए आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग। कब इसका गठन किया गया वो हम बात करते हैं। भारत सरकार के द्वारा 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर डीएस कोठारी थे। प्रोफेसर डीएस कोठारी को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इस आयोग के बनाने के उद्देश्य क्या थे, किस पर्पज से जो है इस कोठारी आयोग का गठन किया गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत सरकार ने देश की परंपराओं एवं मान्यताओं के अनुरूप आधुनिक समाज की आवश्यकताओं एवं अक्षांशों को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी 2 आयोगों का गठन किया जा चुका है और उनका गठन इसीलिए किया गया ताकि हर व्यक्ति तक हम लोग क्या कर सके, शिक्षा पहुंचा सके। और इस दिशा में अनेक कदम जो है भारत सरकार के द्वारा उठाए गए, लेकिन शिक्षा प्रणाली का विकास समय की आवश्यकता के अनुरूप जो है वो नहीं हुआ और इसीलिए एक नए आयोग का गठन किया गया जो नए सुझाव जो है दे सके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बाद कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत ने राष्ट्रीय विकास के एक नवीन युग में प्रवेश किया और इस युग में उसके लक्ष्य है शासन एवं जीवन के ढंग के रूप में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की जो है स्थापना करनी। क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और जनता की निर्धनता का अंत करना, सभी के लिए रहन सहन के उचित स्तर, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि को मॉडर्न करना, उद्योगों का विकास करना, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, पारंपरिक आध्यात्मिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और उसी लिए आयोग का गठन किया गया। ठीक है, हमें ये सब चीजें जो है भारत के अंदर स्थापित करनी है, इसलिए एक नए आयोग का गठन किया गया। क्या क्या कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, हम भारत की कृषि के अंदर जो है नई नई चीजों को लेके आ सके, मॉडर्न बना सके, भारत के जो मूल्य है, जो सांस्कृतिक मूल्य है उनको बचाया जा सके। इसके अलावा रहन सहन का हमारा अच्छा स्तर हो, उद्योग ज्यादा से ज्यादा हम लोग लगा सके, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सके। इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है और उसी प्रणाली को हम लोग लागू करना चाहते हैं, जिसके लिए एक नए आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है, कोठारी आयोग जिसका नाम है। अब है आगे बात करते हैं हम कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी स्तर पर शिक्षा का विस्तार हुआ और इसके बावजूद शिक्षा के अनेक अंगों के प्रति व्यापक असंतोष है। हमने जो है बहुत से सुधार भी किए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रही। इसलिए क्या शिक्षा के प्रति एक व्यापक असंतोष था। जैसे अभी तक 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी, कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो 14 साल तक के बच्चों को हम लोग दे सके और वो निःशुल्क हो और जरूरी भी हो। शिक्षा की अनेक गुणात्मक उन्नति के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू नहीं किया जा सका और इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया ताकि इन सब कमियों को हम लोग दूर कर सके। नेक्स्ट आगे बात करता हूं
अगला पॉइंट क्या था इसको लागू करने का, कि भारत सरकार इस बात से पूर्ण सहमत है कि शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि एवं कल्याण का आधार है, क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे तो राष्ट्र जो है तरक्की करेगा, और देश का हित जितना शिक्षा से संभव है उतना किसी अन्य वस्तु से संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज हमसे छीनी जा सकती है लेकिन हमारी शिक्षा जो है, हमारी एजुकेशन जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अतः सरकार शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान पर अधिकाधिक धन व्यय करने की कटिबद्ध है, कि सरकार जो है अपना एजुकेशन के ऊपर जो अपना बजट है वो क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, और किस उद्देश्य से किया गया, कि शैक्षिक विकास की संपूर्ण जांच करना अनिवार्य है, कि क्या क्या हमने अब तक प्राप्त किया है शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के विभिन्न अंग एक दूसरे पर प्रबल प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, सभी जो एजुकेशन वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है तथा प्रभाव डालते हैं। पूर्व में अनेक आयोगों तथा समितियों ने शिक्षा के विशेष अंगों तथा क्षेत्रों का अध्ययन किया, और इसके विपरीत अब शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का एक इकाई के रूप में सूक्ष्म अध्ययन किया जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले भी आयोगों ने अध्ययन किया है और अब हमें क्या करना है कि ऐसे आयोग का गठन किया है जो शिक्षा के हर ढांचे को, शिक्षा के हर लक्ष्य को हम लोग क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इसके लिए उस समय के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बात कही, जब इस शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, उन्होंने एक बात की गई कि मेरी एक इच्छा है कि यह कमीशन शिक्षा के सभी पहलुओं, प्राथमिक, विश्वविद्यालय तथा टेक्निकल शिक्षा की जांच करे तथा ऐसे सुझाव दे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने स्तर पर उन्नति करने में सहायता मिल सके। यानी कि ये जो एजुकेशन कमीशन हम जिसकी स्थापना कर रहे हैं, कोठारी कमीशन की, राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये एक ऐसी जांच करें या फिर एक ऐसे सुझाव हमें दें जिससे हम प्राथमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा और हमारे टेक्निकल जो एजुकेशन है सभी का जो हम लोग सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन। अब आयोग की स्थापना तो हम लोगों ने जो है वो कर दी, कब, 14 जुलाई 1964 को इस आयोग की हमने स्थापना कर दी। लेकिन आयोग ने अपने व्यापक कार्य क्षेत्र को 13 दलों में विभाजित किया। 13 दल जो है इस आयोग ने अपने बनाए। इसके लिए उन्होंने 7 कार्य समितियों का निर्माण किया और निरंतर 21 माह तक इस आयोग ने भारतीय शिक्षा के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया, और आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री MC छागला को प्रस्तुत की, और इस प्रतिवेदन को शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य कहा गया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार करके दिए उस दस्तावेज का नाम क्या था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इस कमीशन ने क्या किया, इस कमीशन की जब हमने स्थापना की, कब की, 14 जुलाई, कब की स्थापना इसकी, 14 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की, और 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिवस से इस आयोग ने अपना कार्य करना शुरू किया। इस आयोग के अलग अलग सदस्य देश के अलग अलग राज्यों में गए, वहां के अध्यापकों से, वहां के विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियों से में जाकर मुलाकात की, जो शिक्षाविद थे उनसे मुलाकात की, उनसे क्वेश्चन आंसर किए, उनके सुझाव लिए। ठीक है, उनसे बातें करने के बाद एक रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की, और वो रिपोर्ट कब पेश की, वो पेश की गई 29 जून 1966 को, जो कि उस समय के शिक्षा मंत्री MC छगला को इन्होंने प्रस्तुत की। और इस दस्तावेज का नाम रखा क्या, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, की शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के बगैर राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना जो है वो मुश्किल था। अब बात आती है कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। आयोग ने कहा कि शिक्षा को लोगों के जीवन, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, जिससे उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास हो सके। कि शिक्षा का ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के जीवन के अनुरूप होने चाहिए, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप जो शिक्षा होनी चाहिए, जिससे उनका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो वो हो सके। नेक्स्ट, अब शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य में दूसरी बात क्या है, उन्होंने 5 सूत्र जो दिए हैं इसके लिए, और वो क्या क्या दिए 5 सूत्र। सबसे पहले है शिक्षा के द्वारा, जो शिक्षा हम लोग बच्चों को दे रहे हो उसके द्वारा उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो।
उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रोडक्टिव हो, जिससे कुछ ना कुछ हमें क्या मिल सके, प्राप्त हो सके, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें मिले, कुछ ना कुछ प्राप्त हो। ठीक है। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के विकास, कि लोगों के अंदर सामाजिक और राष्ट्रीय एकता क्या कर सके, विकास कर सके, जो समाज और राष्ट्र के क्या हो, हित में हो। प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, कि जो प्रजातंत्र हमारा प्रजातांत्रिक जो देश है उसको क्या करे, उसको मजबूत बनाए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता, ठीक है, कि मॉडर्न बनाने की जो हमारी स्पीड है वो क्या हो, वो और तेज हो, मॉडर्न बनने की जो स्पीड है वो तेज हो। और सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास एवं चरित्र निर्माण, ठीक है, सामाजिक और नैतिक और आध्यात्मिक जो हमारी मान्यताएं हैं उनके लिए उनका क्या करना, उनका विकास करना और उनके प्रति चरित्र निर्माण करना, ये 5 जो है सिद्धांत या फिर ये 5 सुझाव जो है दिए गए। इन 5 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शिक्षा आयोग ने जो अपनी सिफारिशें जो वो प्रस्तुत की है, और क्या क्या सिफारिशें प्रस्तुत की है उनके बारे में हम लोग जो अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की संरचना एवं स्तर। ठीक है, कि शिक्षा की जो संरचना है और शिक्षा का जो स्तर है वो कैसा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिक्षा के बारे में कि 1 से 3 वर्ष तक पूर्व विद्यालय शिक्षा होनी चाहिए। बच्चा जब 1 से 3 साल तक का है तब तक उसकी जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, वो पूर्व विद्यालय होनी चाहिए। ठीक है, विद्यालय से पहले ही बच्चों को शिक्षा दी जाए, जैसे आंगनवाड़ी में शिक्षा दी जाती है या फिर प्ले स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है। ठीक है, फिर क्या होनी चाहिए, फिर निम्न प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, निम्न प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, उसके बाद 3 वर्ष तक उच्च प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, उसके बाद 2 या 3 वर्ष तक निम्न माध्यमिक शिक्षा और फिर 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। इस तरीके से होनी चाहिए, पहले फर्स्ट सेकंड जो है शिक्षा, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की शिक्षा, उसके बाद 6 7 8 की और फिर 9th और 10th की। इस तरीके से जो शिक्षा होनी चाहिए। और यही कहा गया है कि सामान्य शिक्षा की जो अवधि है वो 10 वर्ष की रखी जाए। ठीक है, जो सामान्य शिक्षा की जो अवधि वो कितने वर्ष की रखा जाए, 10 वर्ष की जो अवधि वो रखी जाए। और इन्होंने इस कमीशन ने 10+2+3 का भी जो सुझाव दिया था कि पहले 10वीं तक की बेसिक शिक्षा, उसके बाद क्या, उसके बाद जिस भी स्ट्रीम में आप लोग जाना चाहते हो +1 और +2, और उसके बाद क्या डिग्री कोर्स जो आप लोग करना चाहते हो। ठीक है, शिक्षा की संरचना और स्तर के बाद आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आगे एक नया सुझाव जो है आप लोगों को दिया गया, क्या कि शिक्षक की स्थिति, कि शिक्षक के बारे में भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि शिक्षक के बारे में क्या क्या सुझाव दिए कि शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति जो है उनकी क्या करनी चाहिए, मजबूत बनानी चाहिए। ठीक है, अगर शिक्षा में अच्छे लोगों को एंट्री करवानी है तो क्या करें, उनको ये हम लोग सुझाव दें या फिर उनको लिए हम लोग कुछ ऐसा करें कि वो लोग इस प्रोफेशन के प्रति क्या हो, अट्रैक्ट हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करें हम लोग, उनके सामाजिक और उनकी व्यवसायिक के प्रति जो है जो उनकी पोजीशन है वो क्या करें हम लोग मजबूत करें। उन्होंने क्या क्या सुझाव दी कि भारत सरकार द्वारा शिक्षकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए, सरकारी तथा गैर सरकारी सभी विद्यालयों में एक समान वेतन क्रम लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, सरकारी विद्यालय हो या गैर सरकारी हो उनके लिए एक समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम वेतन निर्धारित सरकार के द्वारा होना चाहिए। प्रत्येक संस्था में शिक्षकों का कार्य संपादन संबंधी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जाए, प्रत्येक शिक्षक को जो सुविधाएं प्रदान की जाए। समस्त शिक्षकों को व्यवसायिक उन्नति करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाए, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षकों के कार्यभार का निर्धारण उसके द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण कार्यभार के संदर्भ में आंका जाए। उसके बाद शिक्षकों को 5 वर्षों में एक बार उनके वेतन क्रम के अनुसार भारत भ्रमण के लिए रियायत रेलवे टिकट उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, कि वो भारत का भ्रमण करे उसके लिए क्या है, रेलवे टिकट भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए या फिर उसके अंदर छूट दिलाई जाए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा दशाएं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा दशाओं के समान लागू की जाए। ठीक है, जो निजी विद्यालय है और जो सरकारी विद्यालय उनमें शिक्षकों की जो सेवाएं दशाओं जो है वो समान रूप से लागू। शिक्षकों के लिए सरकारी गृह निर्माण योजना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो टीचर घर से दूर जाकर के पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या हो, उनके लिए आवास की योजना दी जानी चाहिए। शिक्षकों पर चुनाव में भाग लेने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाए, शिक्षक जो चुनाव में भाग ले सके। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात आते हैं अध्यापक शिक्षा की। अध्यापकों की जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए। अध्यापकों की तरक्की के लिए तो हमने देख लिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब अध्यापक शिक्षा कि शिक्षक प्रशिक्षण व्यवसाय को
कैसे अच्छा बना जाए, उसके लिए बात हो रही है कि कैसे हम लोग अध्यापक को अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। जिस तरीके से ये कंपलसरी होता है कि अगर आपको टीजीटी बनना है तो बीएड आपके लिए जरूरी है, या फिर आपको पीआरटी बनना तो आपके लिए डीएलएड जरूरी है। ठीक है, तो देखो क्या क्या कि शिक्षा को एक विषय के रूप में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है शिक्षा को पढ़ाया जाए। प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में प्रसार सेवा विभाग की स्थापना की जाए। सभी शिक्षण संस्थाओं को ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से पुकारा जाए। ठीक है, कि ये सभी कॉलेज क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रत्येक राज्य में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा विषय सामग्री को संशोधित किया जाए, नए नए जो उसके अंदर चीजें जोड़ी जाए। ट्रेनिंग कॉलेजों के शिक्षकों के पास 2 स्नातकोत्तर तथा शिक्षा की उपाधि का होना अनिवार्य की जाए। ठीक है, 2 उपाधि उनके पास होनी चाहिए। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाओं का व्यवस्था की जाए कि जो जिन टीचरों के एजुकेशन कम है उनके लिए क्या हो, ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां होती है उसके दौरान क्या होनी चाहिए, उनकी क्लासें लगनी चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कॉलेजों में नए शिक्षकों के लिए नियमित रूप से ओरिएंटेशन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। ये सुझाव है किसके लिए, अध्यापक की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, अब है छात्र संख्या एवं जनबल कि छात्रों की संख्या जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो बात करते हैं उत्तर प्राथमिक शिक्षा पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन में छात्र संख्या संबंधित नीति निर्देशक बिंदु इस प्रकार होने चाहिए कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की मांग एवं आवश्यकता, छात्रों के जन्मजात गुणों का विकास, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए समाज की क्षमता और जनबल की आवश्यकता। ठीक है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के अंदर जो छात्र संख्या संबंधी जो नीति निर्देशक बिंदु है वो इस प्रकार होने चाहिए कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की मांग की आवश्यकता है। ठीक है, कि उनकी उच्च शिक्षा की मांग हो और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रही हो। छात्रों के जन्मजात गुणों का विकास, छात्र के अंदर जो जन्म से जो गुण है उनका और अधिक विकास कर सके। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए समाज की क्षमता कि अच्छे और हायर एजुकेशन के लिए जो समाज जो उनको सुविधाएं प्रदान कर सके। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की तीव्र गति से मांग में वृद्धि हुई है और तथा भविष्य में भी इसकी संभावनाएं की जा सकती है। जो पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं उनमें माध्यमिक और उच्च शिक्षा को जो है मांग बहुत तेजी से की गई थी और इसी मांग की पूर्ति के लिए शिक्षकों एवं धन एवं शिक्षण सामग्री की जुटाना कठिन कार्य है। इसलिए हायर सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में केवल चुने हुए छात्रों के प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, कि जो बार बार जो हायर एजुकेशन की जो डिमांड बढ़ रही थी उसके लिए जो टीचर जुटा पाना या फिर उनके लिए जो धन जुटा पाना वो बड़ा ही मुश्किल था और इसीलिए जो है जो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट है उन्हीं को जो इसके अंदर एडमिशन दिया जाए। केवल प्रतिभाशाली छात्रों को ही उस शिक्षा में प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग जो है अच्छे से अरेंजमेंट कर सके, ये नहीं कि सभी को शिक्षा दी जाए, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो प्रतिभाशाली छात्र है उन्हीं को दी जाए। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार रोजगार प्राप्त करने के अवसरों को ध्यान में रखकर किया जाए कि जो भी आप लोग शिक्षा दे रहे हैं वो ऐसी शिक्षा हो कि बच्चा आगे चल करके बच्चे को उसके अंदर रोजगार मिल सके या फिर वो जो है अपना व्यवसाय कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात आती है शैक्षिक अवसरों की समानता। आयोग ने भारतीय शिक्षा में व्याप्त 2 असमानताओं के संकेत दिए। पहला है कि शिक्षा के सभी पक्षों एवं स्तरों पर बाल बालिकाओं की शिक्षा में असमानता, कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में क्या है, असमानता देश के अंदर है। ठीक है, उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों, अछूतों तथा आदिवासियों और पहाड़ी जनजातियों की शिक्षा में असमानता। ठीक है, कि जो उन्नत लोग हैं और जो पिछड़े लोग हैं उनकी जो एजुकेशन में क्या है, असमानता है। जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनके एजुकेशन में क्या है, असमानता है। ठीक है, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा को शिक्षण शुल्क से मुक्त कर देना चाहिए, ताकि जो छोटी जो कक्षा हैं, प्राइमरी जो कक्षा है उनके अंदर जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, ताकि सभी अमीर गरीब सभी बच्चे क्या कर सके, वहां पर एजुकेशन ले सके। निम्न माध्यमिक शिक्षा को भी निःशुल्क बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उससे ऊपर की जो एजुकेशन है उसको भी जो है निःशुल्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे के 10 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को
आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शुल्क मुक्त कर देना चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल ही गरीब है उनके लिए जो है कॉलेज की जो एजुकेशन है उसको भी क्या कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बालकों को पाठ्य पुस्तकों तथा लेखन सामग्री जो है फ्री में जो है बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों तथा कॉलेजों में बुक बैंक की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे कॉलेजों में लाइब्रेरी होती है, विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी होती है, तो एक जो है बुक बैंक की स्थापना जो है बच्चों के लिए की जानी चाहिए। और इन बुक बैंकों के अंदर जो है किताबों की जो कमी जो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रतिभावान निरंतर छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। जो छात्र गरीब है और जो है अच्छे कर सकते पढ़ाई में, उनके लिए जो है छात्रवृत्ति होनी चाहिए, उनको जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति उनके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षा का विस्तार। अगला पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है विद्यालय शिक्षा का विस्तार। आयोग ने विद्यालय स्तर के परिणाम में वृद्धि करने का सुझाव दिया और ये सुझाव इस प्रकार है कि प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य स्तर का एक केंद्र स्थापित किया जाए। ठीक है। प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य स्तर का एक केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए, जो हर राज्य के अंदर है कि ठीक है कि एक जो सेंटर होना चाहिए जो प्राथमिक शिक्षा की जो है देख रेख कर सके। ठीक है। प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए केंद्र स्थापित करना चाहिए। राज्य के साथ किस में होना चाहिए? जिले में होना चाहिए। और व्यक्तिगत संस्थाओं को इस शिक्षा में सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत जो संस्था है वो भी इसके लिए सहयोग कर सके, उनको भी जो मोटिवेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय के कार्यक्रमों को पर्याप्त मनोरंजक और लचीला बनाया जाना चाहिए। ठीक है कि पूर्व प्राथमिक जो विद्यालय के जो कार्यक्रम है, ताकि बच्चों उनको मनोरंजक बनाया जाए, ताकि बच्चे उसके अंदर क्या कर सके, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर सके। संविधान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश के सभी भागों में 7 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य कर देनी चाहिए। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्याओं के निराकरण हेतु कारगर उपाय किए जाने, जो फजूल खर्ची होती है उसके लिए जो उपाय किए जाने चाहिए। फिर है माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की समानता पर बल देना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा के जो अवसर है वो सभी को दिए जाएं। बालिकाओं, अछूतों, जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है। पहले तो हमने बता दिया था कि पिछले पॉइंट में कि बालिकाओं, अछूतों और जनजातियों के लिए क्या होना चाहिए कि जो प्राइमरी जो शिक्षा है वो सभी के लिए क्या हो जानी चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन माध्यमिक शिक्षा की अगर बात आती है तो माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या होनी चाहिए, इनके लिए जो है विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि माध्यमिक शिक्षा भी प्राप्त कर सके। फिर अब बात आती है विद्यालय के पाठ्यक्रम की, कि विद्यालय का जो पाठ्यक्रम वो कैसा होना चाहिए। आयोग ने जो है अलग अलग पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय की है। निम्न प्राथमिक स्तर पर कैसा पाठ्यक्रम हो, उच्च स्तर पर कैसा हो, निम्न माध्यमिक स्तर पर कैसा हो, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कैसा पाठ्यक्रम हो। देखो निम्न जो प्राथमिक स्तर है उसके ऊपर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। देखो इसके अंदर बात की गई है कि मातृभाषा उसमें बच्चों को सिखाई जाए, क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाए और जो प्रदेश की जो भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा वो सिखाई जानी चाहिए। इसके अलावा गणित बच्चों को आना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, एक ही बात है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब क्या है, ये सब एक ही चीज का पार्ट है, ये यानी कि प्रवेश अध्ययन का ही पार्ट होगा एक तरीके से। ठीक है। कला बच्चा कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सके। समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा जो बच्चे को दी जानी चाहिए किसमें, निम्न प्राथमिक स्तर के अंदर। ठीक है। उच्चतर प्राथमिक शिक्षा कौन कैसी होगी, 2 भाषाएं, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा दोनों बच्चों को आए, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कला, कार्य अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा जो है यहाँ पर भी जो बच्चे को दी जाए। ठीक है। फिर निम्न माध्यमिक शिक्षा की 3 भाषाएं आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर 3 भाषाएं, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी या हिंदी। ठीक है। 3 भाषाएं बच्चों को आनी चाहिए। गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कला, कार्य अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा जो ये तो जरूरी होती है। ये तो जो आपका नैतिक शिक्षा का पार्ट है ये जरूरी, ये जो बच्चों को दी जाए। ठीक है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा इस स्तर पर क्या होना चाहिए, कोई 2 भाषाएं तथा 3 वैकल्पिक विषय
ठीक है। अब बच्चे को जो है अपनी मर्जी के वैकल्पिक विषय लेने की जो है छूट दी जाती है कि बच्चा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कार्य अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, कला या शिल्प, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा। अब बच्चा जो है 2 भाषाएं सीखे, जैसे हिंदी और इंग्लिश जो आप लोगों के कंपलसरी होती है, उसके बाद आप लोग +1 में जाकर क्या करते हैं, अपनी इच्छा के जो है सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लेते हैं। तो इसलिए आगे चलकर क्या है, आप लोग वैकल्पिक विषय जो चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात आती है विद्यालय प्रशासन एवं निरीक्षण। ठीक है, कि विद्यालय प्रशासन या फिर जो उस वो निरीक्षण जो किस तरीके से करे। भारत में विद्यालय प्रशासन निरीक्षण के संबंधी जो असहानुभूतिपूर्ण जो बातें की गई है, ठीक है, क्या क्या कही गई है कि प्रबंध समितियां तथा शिक्षक समूह के मध्य विदेशों और वैमनस्यपूर्ण संबंधों को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए। ठीक है, कि प्रबंधन समिति और शिक्षकों के बीच में क्या होते हैं, गुट बने होते हैं, तो उसके संबंधों को जो समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे जो गुट जो है वो नहीं बनने चाहिए। ठीक है, मिलजुल करके यहाँ पर काम करना है। यदि कोई विद्यालय उपयुक्त ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा तो राज्य सरकार को उसका संचालन स्वयं अपने हाथों में ले लेना चाहिए। अगर कोई विद्यालय ठीक से जो संचालन नहीं कर रहा तो उसका प्रबंधन जो है राज्य सरकार अपने हाथ में ले। व्यक्तिगत विद्यालयों को प्रबंधन समितियों में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो व्यक्तिगत विद्यालय है उनकी प्रबंधन समितियों के अंदर जो शिक्षा विभाग के लोग जो है वो होने चाहिए। ठीक है, ये प्रबंधन समिति के बारे में कहा गया है, उनका किस तरीके से उनके ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। आगे दे रखा है कि प्रशासन और निरीक्षण दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाए। जिला स्तर पर प्रशासन कार्य जिला विद्यालय परिषद को सौंपा जाए तो निरीक्षण कार्य जिला विद्यालय अधिकारी को दिया जाए। ठीक है, प्रशासन का जो जिम्मा है जिला विद्यालय परिषद को और निरीक्षण का जिम्मा जिला विद्यालय अधिकारी को दिया जाए। प्रत्येक विद्यालय में 2 प्रकार से निरीक्षण किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष में 1 बार जिला परिषद के द्वारा और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में जो निरीक्षण किया जाए वो किसके द्वारा, जिला परिषद के द्वारा, और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग के द्वारा निरीक्षण किया जाए। प्रत्येक राज्य में राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय में एक राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। शिक्षा मंत्रालय में एक राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए और यह भारत सरकार की परामर्शदात्री समिति के रूप में कार्य करें। और ये भारत सरकार की परामर्शदात्री जो समिति है उसके रूप में कार्य करे कि वो परामर्श दे कि कैसे कार्य करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षण विधियां, निर्देशन तथा मूल्यांकन। ठीक है, लास्ट में आपका यही आते हैं। ठीक है, कि कैसे शिक्षण विधियां होनी चाहिए, निर्देशन होना चाहिए और मूल्यांकन जो है वो होने चाहिए, किस तरीके से वो हम लोग करें। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि विद्यालयों में प्रयुक्त शिक्षण विधियों को और अधिक लचीला और गत्यात्मक बनाया जाए। कि जो भी हम लोग विधि अपना रहे हैं उसको लचीला बनाया जाए, उसको क्रिएटिव बनाया जाना चाहिए। ठीक है, उसको गत्यात्मक बनाया जाए। दूसरा, शिक्षा में गतिशीलता लाने के लिए शिक्षकों में परीक्षण एवं सृजनात्मकता के गुणों का विकास किया जाए, कि बच्चे को क्रिएटिव बनाया जाना चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम, वर्कशॉप, प्रदर्शनी और परीक्षणों के लिए विचार सम्मेलन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। नई शिक्षण विधियों के लिए बच्चों के सामने क्या होना चाहिए, नया पाठ्यक्रम हो, वर्कशॉप लगाई जाए बच्चों की और प्रदर्शनी लगाई जाए। ठीक है, इन सब के माध्यम से जो नई शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। पाठ्य पुस्तकों के लेखन और निर्माण में राष्ट्र के प्रतिभाशाली शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। जो किताबें जो लिखी जा रही वो अच्छे प्रतिभाशाली टीचरों के द्वारा लिखी जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा आदर्श पाठ्यक्रम निर्माण की तरह अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी अच्छी बुकें बनाता है, इसी तरीके से वो अन्य कार्यक्रमों में भी जो है अच्छा कार्य करे। प्रत्येक राज्य में पाठ्यक्रम निर्माण समिति का संयोजन किया जाए। राज्य की भी पाठ्यक्रम निर्माण समिति होनी चाहिए, जैसे हरियाणा की SCERT है। ठीक है, मार्ग निर्देशन की प्रक्रिया का प्रारंभ प्राथमिक कक्षा के बालकों में करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षकों का निर्देशन कार्यक्रम संचालन हेतु प्रशिक्षित किया जाए। प्राथमिक शिक्षकों को निर्देशन कार्यक्रम संचालन हेतु उनको जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, शिक्षकों को भी। आगे दे रखा है कि माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के लिए न्यूनतम निर्देशन कार्यक्रम लागू किया जाए। 10 माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाए। ठीक है, एक ऐसा परामर्शदाता नियुक्त किया जाए जो 10 विद्यालय जो उनके ऊपर जो परामर्श दे सके, उनको सलाह दे सके। जिला स्तर पर निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की जाए। मूल्यांकन को सभी स्तरों पर प्रभावी बनाया जाए।
निम्न प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन द्वारा मूलभूत कुशलताओं में छात्रों की उपलब्धियों को सुधारा जाए। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर छात्रों की उपलब्धियों की जांच के लिए मौलिक एवं निदानात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। और बाह्य परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। आंतरिक परीक्षाएं व्यापक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बाह्य परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ, जो बुकों से जिनकी परीक्षा कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। लेकिन बच्चे का जो मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए, वो व्यापक होना चाहिए। यानी कि बच्चा जब से स्कूल में इंटर किया तब से लेकर के क्या करना चाहिए, हमें उसके हर पहलू को का मूल्यांकन करना चाहिए। तो वो क्या है, वो व्यापक स्तर पर मूल्यांकन हो गया। शिक्षा आयोग का मूल्यांकन। अब जो ये आयोग आपका आया है, इसने क्या क्या बातें कही है, उसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके क्या क्या जो है दोष और क्या क्या उसकी खासियत है। ठीक है, शिक्षा आयोग के गुण। पहले शिक्षा आयोग के क्या क्या गुण है, ये शिक्षा आयोग की क्या क्या अच्छी बातें हैं। शिक्षा आयोग को भारतीय ऐतिहासिक शिक्षा परिदृश्य का सर्वश्रेष्ठ आयोग कहा गया है क्योंकि इसने शिक्षा के हर पहलू की जांच की है। इस आयोग को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की मार्मिक व्याख्या तथा संतुलन एवं व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे सुझाव जो है कोठारी आयोग के द्वारा दिए गए थे। सबसे पहले जन शिक्षा प्रचार एवं प्रसार के लिए व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत करता है आयोग। वैज्ञानिक प्रयोगों एवं अनुसंधानों को शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त प्रदान करता है। शिक्षा को सर्वांगीण पक्षों में संतुलन विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ठीक है, शिक्षा यानी कि सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया है। शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करने के लिए सिफारिश की गई है। सभी छात्रों को प्रजातांत्रिक समानता के अवसर प्रदान करने की बात इस आयोग ने कही है। संवैधानिक शिक्षा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए और माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण व्यवसायोन्मुखी बना करके उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा हम लोग दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, वो व्यवसाय से जो है प्रेरित होनी चाहिए, जिससे बच्चे व्यवसाय कर सके आगे चल करके। और शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुकूल संतुलन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा आयोग के दोष, जो आपने इसके गुण बताए हैं उसके विपरीत क्या होंगे, इसके दोष होंगे। ठीक है, देखो पहला है कि शिक्षा आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा का स्वरूप जो है समाप्त हो गया। ठीक है, बेसिक शिक्षा का जो स्वरूप है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, जैसे शिक्षा आयोग ने प्रयास किए। अंग्रेजी भाषा पर अधिक बल दिया, भारतीय भाषाओं का विकास क्या हो गया, वो रुक गया। संस्कृति अध्ययन की पूर्ण उपेक्षा की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जो है बल देने से क्या हो गया, जो हमारे नैतिक और आध्यात्मिक विकास है वो रुक गया। प्रारंभिक शिक्षा के आधार को मजबूत बनाने का सार्थक प्रयास नहीं किया। शिक्षकों को अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करने में शिक्षा आयोग पूर्ण असफल रहा। अनेक महत्वपूर्ण सुझावों को धन के अभाव में क्रियान्वित नहीं किया जा सका, अतः शिक्षा को यथास्थिति बनी रही। और इस आयोग के अनेक विदेशी एवं देशी सदस्यों ने आयोग के कार्य में उपेक्षा भाव का प्रदर्शन किया था। ठीक है, क्योंकि इस आयोग में क्या था कि भारतीय लोग भी थे और 5 जो है विदेशी लोगों को भी जो इस आयोग में शामिल किया गया था। तो ये था भाई आज का हमारा आयोग। कौन सा आयोग था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था क्या, कोठारी आयोग। ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा है, जिसको हम लोगों ने कहा भाई क्या, कोठारी आयोग। और मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि कोठारी आयोग की स्थापना जो कब हुई थी, वो हुई थी 1964 में, 14 जुलाई 1964 में, और 2 अक्टूबर 1964 से जो है इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसा आयोग था जिसको सबसे बेस्ट आयोग जो कहलाया, या फिर जिसने जो है मुदालियर आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या समीक्षा की थी। तो ये आपका आयोग था। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 16 नंबर भी आ सकते हैं, 14 नंबर में भी, और स्मॉल क्वेश्चन में छोटे जो क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के या 3.5 नंबर के, उनमें भी आ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नए आयोग के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ भी पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।